हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? नमस्कार, मैं हूँ निहारिका शर्मा और आज आपका टॉपिक है अनुस्वार और अनुनासिक। यानी अनुस्वार क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है। वैसे ये टॉपिक इतना कठिन नहीं है कि इसको समझने में विद्यार्थियों को बहुत मुश्किल आए, लेकिन फिर भी इसके कुछ नियम हैं जिनको समझना ज़रूरी होता है और जिनको समझने में विद्यार्थियों को कुछ कन्फ्यूजन बना रहता है। तो चलिए आज हम लोग इसी कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर है हमारा अनुस्वार और अनुनासिक। यानी अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि अनुस्वार जो है अंगवाह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अंग का मतलब होता है अनुस्वार और वाह होता है हमारा विसर्ग। तो पहले हम इसका देख लेते हैं बेसिक। लेखन स्तर पर इसका रूप, यानी कि लेखन स्तर पर इसका रूप कैसा होता है। तो लेखन स्तर पर इसका अनुस्वार का रूप इस तरीके से होता है। ये चंद्रबिंदु के रूप में, ये सिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लिखा जाता है। इसका प्रयोग इसी तरीके से किया जाता है, इसका लेखन इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब हम इसका लेखन तो सिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। अब हम इसका देखते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है। तो इसका उच्चारण स्थान है हमारा नासिका। नासिका मीन्स मुंह, नासिका मीन्स नाक, यानी कि नाक से उत्पन्न ध्वनि। नाक से उत्पन्न ध्वनि जो होती है वो इसका उच्चारण होता है। अब आगे देखते हैं उच्चारण के स्तर पर इसके रूप। उच्चारण के स्तर पर इसके रूप, यानी कि जब इसका उच्चारण किया जाता है तो हम किस रूपों में इसका उच्चारण करते हैं, इसको उच्चारित किस तरीके से किया जाता है। तो इसको कभी हम अंग के रूप में उच्चारित करते हैं, कभी अंगा के रूप में, कभी या, कभी अड़ा, कभी ना और कभी माँ। तो हम इसका उच्चारण इन विभिन्न रूपों में करते हैं। इसका उच्चारण किन किन रूपों में हो गया, ये 6 प्रकार हैं जिन रूपों में हम इसका उच्चारण करते हैं। तो इन रूपों में हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर हम प्रयोग को ध्यान में रख के कि इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, तो उसको ध्यान में रख के अगर इस पर गौर करें तो ये है अनुस्वार का प्रयोग 3 रूपों में किया जाता है। नंबर 1 नासिक के व्यंजन के रूप में, तो नासिक के व्यंजन के रूप में नंबर 1, नंबर 2 अनुस्वार के रूप में, नंबर 3 अनुनासिक के रूप में। अब आप देखिए नंबर 1 नासिक के व्यंजन के रूप स्थान पर, यानी कि जब नासिक करना तो नासिक के व्यंजन के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि नासिक के व्यंजन आखिर कौन से होते हैं। ठीक है, नासिक के व्यंजन होते हैं अंगा, या, अड़ा, ना, माँ। ये हमारे हो गए नासिक के व्यंजन। अब इन्हें नासिक के व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके जो ध्वनि होती है वो नाक के द्वारा निकाली जाती है, इसलिए इन्हें नासिक के व्यंजन कहा जाता है। अब आप देखेंगे कि ये है हमारे व्यंजन की प्रथम 5 पंक्तियाँ। जो व्यंजन हैं उनकी प्रथम 5 पंक्तियों के अंतिम अक्षर को हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। नासिक के व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इन उच्चारण जो है नाक के द्वारा किया जाता है, इसलिए इन्हें नासिक के व्यंजन कहा जाता है। और इनका एक नाम तो हो गया नासिक के व्यंजन और दूसरा नाम है इनका पंचमाक्षर। अब इन्हें पंचमाक्षर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने वर्ग का
पांचवा अक्षर होता है, इसलिए इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं। क्योंकि जैसे कि ये है का वर्ग, का वर्ग, ये का वर्ग है, इसका जो पांचवा अक्षर है वो है अंगा। इसी तरीके से चा से स्टार्ट होता है, चा वर्ग अपने प्रथम अक्षर से वो वर्ग स्टार्ट होता है, और उसका पूरी लाइन का नाम उसी अक्षर से होता है जो उसका प्रथम वर्ड होता है। अब चा वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा हो गया? चा वर्ग का या, टा वर्ग का ड़ा, और ता वर्ग का ना, पा वर्ग का मा। ये हो गए हमारे पंचमाक्षर या नासिक के व्यंजन। तो नासिक के व्यंजन ये कौन कौन से हो गए हमारे? नासिक के व्यंजन हमारे हो गए, ये देखिए, ये हमारे सभी वर्गों के, पांचों वर्गों के अंतिम अक्षर को हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। नासिक के व्यंजन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी ध्वनि नाक के द्वारा निकाली जाती है, इनका उच्चारण नाक के द्वारा किया जाता है। और इन्हें पंचमाक्षर क्यों कहते हैं? पंचमाक्षर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने वर्ग का पांचवा अक्षर होता है, इनका स्थान पांचवा होता है। जैसे का वर्ग है, अब का वर्ग का स्थान कौन सा है? 1, और खा का 2, फिर 3, 4, और ऐसे अंगा का हो गया पांचवा स्थान। तो ये अपने वर्ग का पांचवा अक्षर होने के कारण इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर, सॉरी, ये देखिए आप इसमें ये हमारा हो गया पंचमाक्षर। अब हम देखते हैं अनुस्वार के रूप में। अब अनुस्वार के रूप में कैसे किया जाता है? कई स्थान ऐसे आते हैं जब अनुस्वार का प्रयोग अनुस्वार के ही रूप में किया जाता है। ठीक है, कई जगह स्थान तो ऐसे होते हैं जहाँ नासिक की व्यंजन का प्रयोग करना होता है, लेकिन हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, उसका रूप चेंज करके अनुस्वार प्रयोग कर देते हैं। कई स्थान ऐसे आते हैं जहाँ अनुस्वार का प्रयोग करना होता है और हमें अनुस्वार ही प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे ही नंबर 3 है हमारा, नंबर 3 क्या है? अनुनासिक के रूप में। नंबर 3 है अनुनासिक के रूप में। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक कैसे लिखा जाता है? अनुनासिक ऐसे लिखा जाता है, चंद्र बिंदु के रूप में। ठीक है, तो कई स्थान ऐसे आते हैं जब हमें अनुनासिक का प्रयोग करना होता है, लेकिन हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अब आगे हम बताएंगे आपको कि किस किस स्थान पर क्यों हम अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, या क्यों हम नासिक के व्यंजन के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम कि किन किन स्थानों पर क्यों क्यों हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है हमने गंगा। गंगा में अंगा बना हुआ है। अब इसमें क्या किया है हमने? आधा अंगा है, इसको हटा दिया और इसके आगे वाले गा पर अनुस्वार लगा दिया और गा बना दिया। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब किसी वर्ग के प्रथम 4 वर्ड, जब किसी वर्ग के प्रथम 4 अक्षर उसी वर्ग के पंचमाक्षर के तुरंत बाद आता है, तो हम उस वर्ग का पंचमाक्षर हटा के उसके आगे वाले वर्ड पर अनुस्वार लगा देते हैं। ठीक है, जब किसी वर्ग के प्रथम 4 अक्षर उसी वर्ग के पंचमाक्षर के बाद आता है, तुरंत बाद आता है, तो हम उस वर्ग के पंचमाक्षर को हटाकर उसके आगे वाले लेटर पर हम अनुस्वार लगा देते हैं। ठीक है, और उस आधे पंचमाक्षर को हटा देते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे आगे इसमें पंख।
पंख में यहाँ पर अंगा बना हुआ है, इसको हटा दिया और पा पर बिंदी लगा दी, खा बना दिया। ठीक है, ऐसे ही हमारा है मंच। मंच में यहाँ पर ये यहाँ हटा दिया। यहाँ किस वर्ग का है? यहाँ हमारा है चा वर्ग का। तो चा वर्ग का और चा यहाँ के तुरंत बाद क्या आया है? यहाँ के तुरंत बाद भी चा आ रहा है। तो ये किस वर्ग का हो गया? चा भी हमारा इसी वर्ग का है, चा वर्ग का, और यहाँ भी उसी वर्ग का है। तो हम यहाँ पर यहाँ हटा देंगे और माँ के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारा आगे है पंडित। तो पंडित में भी यही है। पंडित में हम क्या करते हैं? पंडित में हम ये पंडित जो डा बना हुआ है वो किस वर्ग का है? टा वर्ग का। ठीक है, तो और इसके डा भी टा वर्ग का है। तो हम इसको हम हटा के और पा के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे और अणा को हटा देंगे। इसी तरीके से खंड को भी लिखा गया है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब किसी वर्ग का पंचमाक्षर आए और उसके तुरंत बाद उसी वर्ग का कोई भी 4 लेटर आए, जो प्रथम 4 लेटर हैं उनमें से कोई आता है, तो हम उस पंचमाक्षर को हटा के उसके आगे वाले लेटर पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये होता है इसका नियम। ऐसा नहीं है कि हर एक स्थान पर यही नियम है, कुछ नियम और भी हैं, वो हम आगे आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो हो गया हमारा कि अगर प्रथम 4 लेटर आते हैं अगर पंचमाक्षर के तुरंत बाद, तो हम उस पंचमाक्षर को हटा देते हैं। लेकिन आगे वाली लाइन में क्या है? आगे वाला नियम क्या है? अब आगे ये वाला नियम है आपका वांग्मय, अन्न, सम्मेलन, उन्मुख। इसमें नियम अलग है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपका पंचमाक्षर आए तो हम उसको हटा देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें देखो पंचमाक्षर यहाँ अंगा आया है आधा, उसके बाद माँ आया, या आया, लेकिन यहाँ पे हम अंगा को हटा नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि इसमें हमारा अंगा जो है वो पंचमाक्षर है। अंगा के तुरंत बाद आने वाला माँ भी पंचमाक्षर है, इसलिए हम इसे हटा नहीं सकते। यानी जब 2 पंचमाक्षर एक के बाद एक, यानी 2 पंचमाक्षर एक साथ आए, एक के बाद एक आए, तो हम दोनों पंचमाक्षर को लिखते हैं। उस स्थिति में, उस कंडीशन में हम पंचमाक्षर को हटा के अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि अन्न। अन्न में आप देख रहे हैं ना जो है वो क्या है? पंचमाक्षर है। ना के बाद फिर ना आया, वो भी पंचमाक्षर है। तो हम ना को हटा नहीं सकते। जब 2 पंचमाक्षर हैं, ये दोनों पंचमाक्षर हैं, दोनों एक साथ आए हैं, तो हम दोनों इसको ना को हटा नहीं सकते। इसी तरीके से सम्मेलन में भी ऐसे ही है कि माँ आया, माँ पंचमाक्षर है, उसके पीछे भी माँ है, वो भी पंचमाक्षर है। तो हम प्रथम माँ को हटा नहीं सकते, प्रथम आधे माँ को हटाकर अनुस्वार नहीं लगा सकते, उसको हमें पंचमाक्षर के रूप में ही लिखना होगा। इसका ये है, चाहे अपने वर्ग का पंचमाक्षर हो चाहे दूसरे वर्ग का, अगर 2 पंचमाक्षर एक साथ आते हैं तो उन्हें हम हटा के पंचमाक्षर के रूप में ही लिखते हैं, ना कि अनुस्वार के रूप में। ठीक है, ये हो गया। आगे एक और आगे अलग नियम है। यहाँ पे देखिए आप, य ल ह के पहले पंचमाक्षर आए तो वहाँ भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, जब ये 5 आ रहे हैं, इनके बाद में अगर अनुस्वार का प्रयोग नहीं, ये य ल ह के पहले पंचमाक्षर आए तो वहाँ भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि हम नीचे उदाहरण देखिए आप, पुण्य। पुण्य में अड़ा आ रखा है ना यहाँ पे, तो हम अड़ा को हटा के अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। अन्य, इसमें पंचमाक्षर के तुरंत बाद हा आया है, तो हम इसमें यहाँ पे वो नहीं कर सकते। इसमें हा माँ पंचमाक्षर को हटा के
अनुस्वार नहीं बना सकते। इसी तरीके से कन्हैया में, इसमें भी हम इसको हमें पंचमाक्षर के रूप में ही लिखना होगा, इसे हम अनुस्वार के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे। अब आप देखिए कि जब ये अलग है, य र ल व, ये है हमारे अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। जब ये चार लेटर, जब ये चार अक्षर आते हैं और इसके साथ में श, श, ह, ये चार ऊष्म व्यंजन, इन्हें हम चार को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनको अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें जीभ के आगे और पीछे किसी भी भाग से पूरी तरह से टच न करके नहीं उच्चारित किया जाता, इसलिए हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये जो लास्ट वाले चार हैं वो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन इसलिए होते हैं क्योंकि इनको हम उच्चारित करने में हमारी जो सांस होती है वो गर्म हो जाती है, इसलिए हम इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन दोनों ही जब आए से पहले अगर अनुस्वार आए तो वहाँ अनुस्वार चिन्ह ही लगता है। देखिए यहाँ पर अगर ये चार लेटर आते हैं तो वहाँ पर अनुस्वार चिन्ह ही लगता है, उसके स्थान पर हम और कोई चीज़ नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे उदाहरण देख लीजिए आप इनके। यहाँ पे है हमारा संयम, संरचना, संलाप। जैसे कि इसमें अनुस्वार आया है तो हम अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे। संरचना में अनुस्वार आया है तो अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे, हम किसी पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं कर सकते। अब मुझे आशा है कि तुम लोग ये समझ गए होंगे कि कब हमें अनुस्वार का प्रयोग करना होता है, कब कहाँ पर कैसे करना होता है। जैसे कि अब आप लोगों को एक शब्द दिया जाता है संबंध, संबंध ऐसे ही लिखा जाता है ना। अब आप ये देखिए कि संबंध में आपको कब ऐसे माँ बनाना है और कब आपको ना बनाना है, कब आपने माँ बनाया और कब आपने ना बनाया, इसका अंतर शायद अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे आप देखेंगे अनुनासिक का प्रयोग। मुझे लगता है कि अनुस्वार के बारे में आप क्लियर हो गया होगा अब तक का टॉपिक। अब देखिए आप अनुनासिक का प्रयोग। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक स्वर का एक गुण होता है, यह व्यंजन नहीं होता है, इसको हम अलग से नहीं लिख सकते हैं। और अनुनासिक का प्रयोग चंद्रबिंदु के रूप में किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि अनुनासिक का प्रयोग चंद्रबिंदु के रूप में किया जाता है। और ये एक स्वर का गुण होता है, यानी ये स्वर का गुण होता है। एक मुख्य बात यह है कि अनुनासिक का प्रयोग हमेशा हिंदी भाषा में किया जाता है और अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। अगर अनुस्वार का प्रयोग हो तो आप समझ जाइए कि ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और अनुनासिक का प्रयोग हो रखा है तो आप समझ लीजिए कि ये हिंदी भाषा का शब्द है, यानी हिंदी का तद्भव शब्द है। ठीक है, अब देखिए कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ है। जैसे कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है नासिका, लेकिन अनुनासिक का उच्चारण स्थान होता है नासिका और मुंह, यानी नाक के द्वारा बोला जाता है और मुंह दोनों की सहायता से बोला जाता है। इसकी जो उच्चारण की ध्वनि है वो नाक और मुंह दोनों के से एक साथ निकलती है, जो सांस होती है वो एक साथ निकलती है। अब आप इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे चांद, आऊँगा, जाऊँगा, सांप, आंगन, बांध, ये सब अनुनासिक के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि जहाँ पर ई, बड़ी ई, ए, ओ, औ की मात्राएं आती हैं, वहाँ स्थान की कमी के कारण
चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे ये है कि जहाँ पर लगाना तो होता है हमें अनुनासिक, लेकिन हम प्रयोग करते हैं अनुस्वार का। क्यों प्रयोग करते हैं अनुस्वार का? क्योंकि वहाँ पर स्थान की कमी होती है। यानी इसका नियम ये है कि अगर मात्रा ऊपर लगी हो, किसी भी शब्द पर अगर ऊपर मात्रा लगी है और वहाँ अनुनासिक लिखना है, तो अनुनासिक के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, यानी कि बिंदु का प्रयोग करेंगे। वहाँ पर जगह की कमी के कारण हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यदि मात्राएं नीचे की तरफ लगी है तो हम ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब मुझे लगता है आप लोग ये टॉपिक समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू।